जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। नेचुरली अब दुनिया में प्रश्न लोग पूछते हैं कि अब हमारे प्रगति और विकास के लिए कौन सी आर्थिक चिंतन की आवश्यकता है। तो अमेरिका जो था उसकी प्रगति और विकास सबको दिखता था, अमेरिका लिबरल इकोनॉमी वाले हैं, पर वो भी मॉडल फेल हो गया। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। 47 में जब हमको स्वाधीनता मिली तो हमारे देश में 3 प्रकार के आर्थिक विचारों पर देश में काफी चर्चाएं होती थी। एक था समाजवाद, दूसरा था साम्यवाद और तीसरा था पूंजीवाद। उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में यंग लड़कों के मन में बहुत बड़ी क्रेज थी और इसलिए चाइना और रशिया, जिसमें माओ, मार्क्सिस्ट, लेनिन, इन सब विचारधारा के आधार पर एक आर्थिक विचारधारा की थ्योरी उन्होंने दुनिया के सामने रखी। तीसरी जो थी वो समाजवादी विचारधारा थी। विश्व में भी थी और हमारे यहाँ भी समाजवादी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, बैरिस्टर नाथ पै, बड़े स्टॉलवर लीडर थे जो समाजवादी विचारों के पुरस्कर्ता थे। और उसी समय विशेष रूप से लिबरल आर्थिक चिंतन के आधार पर एक स्वतंत्र पार्टी निर्माण हुई थी, जिसमें राजगोपालाचारी थे, मन्नू मसानी थे, गुजरात में काफी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री के लोग उसके सपोर्टर थे। वो स्वतंत्र पार्टी थी। 47 के बाद आप जैसे आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इसका जरूर विचार किया होगा कि कितना बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं जब चाइना में गया था तो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, वो वहाँ सुप्रीम रहते हैं। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उन्होंने हमको बुलाया था। तो मैं उनके निमंत्रण पर जब चाइना एक डेलीगेशन लेके गया था, तब जब मेरी उनकी मुलाकात हुई तो मैंने उनको पूछा कि आप कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में आप वर्ग विग्रह की बात करते हैं, गरीबों के हितों की बात करते हैं और दुनिया के मजदूर एक हो और जो मजदूर हैं उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और जो संपत्ति, इंडस्ट्री, उद्योग, बिजनेस शुरू करता है वो कैपिटलिस्ट है और जो काम करने वाला श्रमिक है वो मजदूर है। ये वर्ग विग्रह करके आपकी थ्योरी चलती थी, पर आप तो बदल गए हो। क्योंकि मैं जब शंघाई गया था तो वहां जो नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे, जैसे अपने एनआरआई है वैसे एनआरआई चाइनीज जो थे मंगोलियन वंश के, वो वर्ल्ड में बड़े धनवान थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरे वियतनाम, हांगकांग, इधर सब जगह बड़े प्रमाण पे थे। साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी थे। तो उनके पास बहुत पैसा था, अमेरिका में भी थे वो। और पहली बार चाइना ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोल दिए। और शंघाई में मैंने देखा जब वो एक रिवर के आगे, शायद समुद्र के आगे एक नया शंघाई बना और उसमें इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही थी, रोड्स बन रहे थे, इंडस्ट्री आ रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट आ रही थी। तब मैंने उनको प्रश्न पूछा कि ये लिबरल इकोनॉमी तो आपके इसमें बैठती नहीं, केवल लाल झंडा ही है, बाकी सब आपने बदल दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश के हित में वो हम कर रहे हैं। तो चाइना ने भी कम्युनिज्म छोड़ दिया और जो समाजवादी बात करने वाले जो लोग थे, जनता पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, प्रजा समाजवादी, संयुक्त समाजवादी, समय के अनुसार अगर देखा जाए तो उसकी हालत भी वो समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, ऐसी हालत हो गई, खत्म हो गई। जो स्वतंत्र पार्टी थी, जो लिबरल इकोनॉमी की बात कर रही थी, जिसको भांडवलदारी और कैपिटलिस्ट कहते थे, वो भी खत्म हो गई।
तो नेचुरली अब दुनिया में प्रश्न लोग पूछते हैं कि अब हमारे प्रगति और विकास के लिए कौन सी आर्थिक चिंतन की आवश्यकता है। तो अमेरिका जो था उसकी प्रगति और विकास सबको दिखता था, अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी वाले हैं, पर वो भी मॉडल फेल हो गया। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए मैं रोड सेक्टर में बात करता हूं। मैं जब मंत्री बना महाराष्ट्र में 95 में, तो मैंने पहली बार देश का बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी प्रोजेक्ट देश का पहला मैंने शुरू किया, ठाणे भिवंडी बाईपास। और फिर मुंबई में 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे हाईवे, ये कैपिटल मार्केट में पैसे खड़े किए। और उस समय जब कैपिटल मार्केट में जाने के लिए मैंने हमारे मुख्यमंत्री को परमिशन मांगी तो सबने फाइल निगेटिव की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कौन पैसे देने वाला है। उस समय दो आइकॉन थे आर्थिक क्षेत्र में, एक धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा। दोनों से मेरे संबंध भी अच्छे थे और दोनों का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था। धीरूभाई थोड़े स्पष्ट बोलने वाले थे, तो उन्होंने बोला नितिन तुम्हें कौन पैसा देगा और क्यों देगा। और रतन टाटा जी कहते थे बड़े अच्छी भाषा में, आई फील इट इज वेरी इम्पॉसिबल, इट विल नॉट पॉसिबल। पर मैंने जब हमारे मुख्यमंत्री को कहा कि एक कोशिश करके देखते हैं, अगर पैसा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरा फेलियर हो जाएगा, इससे नुकसान तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने आखिर मुझे परमिशन दी और मैं 600 करोड़ पहली बार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कैपिटल मार्केट में गया था। तो मुझे 1100 करोड़ रुपए मिले, ओवर सब्सक्राइब हो गया। और दूसरी बार जब 500 करोड़ में गया तो मुझे 1200 करोड़ मिले। और मैंने ये सब प्रोजेक्ट उसमें से बनाए, पैसे भी वसूल हो गए, प्रोजेक्ट भी बेचे गए और सरकार को 15-20 हजार करोड़ का मुनाफा हुआ, लोग भी खुश हुए, पैसे वालों को भी रिटर्न मिले। और उसके बाद पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पीपीपी मॉडल आया। और आज तो इतने बड़े प्रमाण पर है कि मैं अब इनविट मॉडल में हमारे एनएचआई के प्रोजेक्ट को लेके गया था, तो 7 दिन का टाइम था और वो बॉन्ड इशू टाइम चालू हो गया और पहले दिन 7 घंटे में वो हमारा इनविट बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, बरसात पड़ गई पैसे की। तो जब इतने पैसे आए तो मैं 7 घंटे में, तो मेरे मेंबर ऑफ फाइनेंस वो अब रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के लेवल के हैं, तो वो रिजर्व बैंक की है, तो उन्होंने फोन किया, सर आप जल्दी मुंबई आओ। बोला क्यों? बोले बेल बजाकर ये बॉन्ड इश्यू जो है इनविट मॉडल का, इसको क्लोज करो। बोला नहीं किया तो क्या होगा? बोले 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, अब इतने पैसे आएंगे तो मैं वापस कैसे कर पाऊंगा, ये बड़ा काम हो जाएगा सर, आप तुरंत आओ। तो मैं गोवा में था फैमिली के साथ, दूसरे दिन सुबह के फ्लाइट से मुंबई आया, 10 बजे गया, बेल बजाई और बॉन्ड इशू खत्म कराया। अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख बात करता हूं। मैं कभी कभी कहता हूं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा खर्चा करने की कमी है। और मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं, यानी कोई आपके भाषा में इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट में कर रहा हूं। आप जैसे डीपीआर तैयार करते हैं ना कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, वैसे मेरे यहाँ पूरा 100% वायबिलिटी है।
और मेरे जेब में अभी कम से कम 15-20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पड़े हैं क्योंकि हिंदुस्तान में एक इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है, पॉपुलेशन कैसी बढ़ाना और ऑटोमोबाइल का नंबर कैसे बढ़ाना। और टोल है, अभी मेरा टोल इनकम 55,000 करोड़ है, 2 साल में 1,40,000 करोड़ होगा और 15 साल के लिए अगर इसको मैं मॉनिटाइज किया तो मेरे जेब में 12 लाख करोड़ रुपए आएंगे और जो नए बनेंगे उसको और मॉनिटाइज करूंगा। तो अभी हमने बीओटी का, पीपीपी का हाइब्रिड एन्युटी निकाला, फिर अभी टीओटी निकाला, अभी इनविट मॉडल निकला, अभी बीओटी उसमें भी हमने नया सुधार किया कि बीओटी हम बनाएंगे 15 साल तुम मेंटेन करो। तो बहुत इनोवेटिव मॉडल बन गया है। और आपको ताज्जुब होगा कि मथुरा में जो ATMLD स्लश था, गंदा पानी था, वो गंदा पानी जो था वो मैंने उसके ऊपर एक हाइब्रिड एन्युटी का प्रोजेक्ट डाला और मैंने कहा कि 40% सरकार देगी, 60% इन्वेस्टर लाएगा और जो पानी शुद्ध होगा वो पानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी के चेयरमैन को मैंने बुलाया। बोला आपको पानी लगता है? बोले हाँ। कहाँ से लेते हो? यूपी सरकार से। कितने पैसे देते हो? 25 करोड़। मैंने तुमको 20 करोड़ में पानी देता हूँ। और जो गंदा पानी था वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो हर साल उनको 20 करोड़ वो दे रहे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, प्रसिद्ध है, उन्होंने टेंडर जीता और केवल 40% लागत में पीपीपी मॉडल में जो गंदा पानी सीवेज वाटर था वो भी शुद्ध हो गया, वहां पब्लिक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ।